नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम आर्टिकल 44 को केंद्र में रखकर जानने की कोशिश करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। लेकिन उसके बारे में जानकारी हासिल करें उससे पहले आर्टिकल 37 क्या है और कितना महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में, वो जान लेते हैं। अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 37 नीति निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाता है। नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अनुच्छेद 37 के सभी प्रावधान शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं। नीति निदेशक तत्व के प्रावधान न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 37 में परिभाषित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का पहला कर्तव्य है, यानी कि उनको इसको लागू करना ही होगा। जी हां, आर्टिकल 37 के बाद रुख कर लेते हैं आर्टिकल 44 का, जिसको केंद्र में रखकर हम आज समान नागरिक संहिता को जानने की आज कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों के माध्यम से। एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 44 को संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को बहस के बाद अपनाया था। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा को मजबूती से लागू करना है। अनुच्छेद 44 सभी को अपनी क्षमता हासिल करने का समान अवसर देता है। सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के कदम उठाने का निर्देश भी देता है। राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे, यह भी तय करता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत आती है। लेकिन हम आपको बता दें कि संविधान सभा ने अनुच्छेद 35 के तहत समान नागरिक संहिता पर चर्चा की थी। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों के माध्यम से। दोनों का परिचय करवा देता हूं। डॉक्टर भारती हैं हमारी साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, आपका स्वागत है। डॉक्टर वागेश्वरी देशवाल हैं, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस पूरे विषय को जानने समझने के लिए और अपना ओपिनियन यहां हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत सारे यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर भारती, ये जो मैंने आर्टिकल 37 पहले बताया, आर्टिकल 44 से पहले कितना महत्वपूर्ण है आर्टिकल 37 की अगर बात करें? राइट, तो आर्टिकल 37 इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दर्शाते हैं। और ये एक बहुत ही अहम आर्टिकल है, ऑल्दो इसको हम उतना दर्जा नहीं दे पाते हैं। बट अगर हम देखें प्रोग्रेसिव जो जजमेंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, दे हैव नाउ कंसिडर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट एट पार विद द फंडामेंटल राइट्स एंड वी एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो कई सारे केसेस है, कोयलो केस है, जिसमें ये वेरी क्लियरली इट वाज शोन। इनफैक्ट जो एक गैप है बिटवीन मौलिक अधिकार और जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन enforceability. And this enforceability is, you know, in many ways internationally भी अगर हम दृष्टिकोण रखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जितने भी हमारे एक बहुत अहम हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, whether it's UDHR, ICCPR and CEDAW, वहाँ पर भी हम ये देखेंगे
कि इन्फोर्सिबिलिटी अब एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सटेंड की जा रही है, जहाँ पे इंडिविजुअल का एक बहुत अहम रोल है. सो इंटरनेशनली वहाँ पे एक गैप हो रहा है. इट इज़ क्लोजिंग द गैप. एंड इवन इन नेशनल जुरिस्डिक्शंस वी फाइंड दैट इन्फोर्सिबिलिटी पे हमारे कोर्ट्स बहुत आगे हैं. और फंडामेंटल जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये थ्रू कानून के थ्रू, नीति के थ्रू और डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये उपलब्ध की जा सकती है, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल विंग्स ऑफ द गवर्नेंस. जी, और डॉक्टर वागेश्वरी, ये जो आर्टिकल 37 की बात है, ये कोई दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि राज्य से बंधे हुए हैं. राज्य को इसे मानना ही पड़ेगा. क्या ये बात सही है? ये गोल्स हैं. ये जब हमारा संविधान बनाया गया उसी समय पर ये तय किया गया कि ये कुछ एक हमारे लिए टारगेट्स हमने प्रोवाइड किए हैं अपने स्टेट को, कि जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए नाउ वी हैव टू फ्रेम द ट्रैजेक्टरी, कि यहाँ हमें पहुंचना है, उस हिसाब से हमें कानून बनाने हैं. तो हम जो भी कानून बनाएंगे उसमें गाइडेंस के लिए ये हमारे लिए टारगेट्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लेड डाउन हैं. आर्टिकल 37 ने तो बस ये स्पष्ट किया है कि इन्हें हमें ध्यान में रखना है, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है. मतलब कोर्ट्स एज इट इज इन्हें एनफोर्स नहीं करेगा. और कोर्ट्स क्यों नहीं एनफोर्स करता? प्रोवाइडेड अगर वो किसी और कानून से कॉन्फ्लिक्ट में है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है ये किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट से कम है. ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं. ये तो निर्धारित करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. जी, अब आते हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, यूसीसी की समान नागरिक संहिता, और आर्टिकल 44 इसको एड्रेस करता है. हमने देखा कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बहुत ज़्यादा सारे प्रावधान या आर्टिकल कहें, वो किसी न किसी माध्यम से वो परिलक्षित हो चुके हैं, लागू भी हो चुके हैं. देश भर की बात करें या राज्यों की बात करें, अलग अलग तरीके से. लेकिन ये आर्टिकल 44 ऐसा है जिसमें समानता का प्रावधान है, जो हमारा मूल है, कह सकते हैं हमारे संविधान का, वो लागू करने में थोड़ा सा गुरेज किया गया है. उसकी वजह क्या है? हाँ, ये एक आश्चर्य की बात ये है कि ये प्रावधान हमारे संविधान में it's present there. It is very much a part of it. And if you see right to education, right to environment, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहे हैं, उनको एलिवेट करके हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में हम मानते हैं और उनको एक्सटेंड करते हैं. लेकिन समवॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है. एंड आई थिंक 75 years जो इतने बीत चुके हैं, नाउ द टाइम इज़ राइप. ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया गया हो. इट्स अ लिंगरिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो कि कभी कभी वो उजागर होती थी, लेकिन अब एक लगा समय है, राइट. क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पर इस तरह के सिविल कोड्स हैं. एंड इफ़ यू सी यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में तो फ्रांस, जर्मनी, in fact they are looking at a European civil code because एक जो यूरोपियन यूनियन है उसके तहत we see also in Southeast Asian countries कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के common codes हैं. I think इसके कई सारे reasons मैं I would say they are there for adopting it. और एक प्रमुख reason है on gender justice. Because gender की जब हम बात करते हैं, equality of both the male and female, this is an objective, it is an aspiration that we have constitutionally speaking and also internationally जो हमारे obligations हैं. तो इसको प्राप्त करने में I think इसका एक बहुत अहम रोल रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का. जी, डॉक्टर वागेश्वरी, हमने देखा कि ये जो मांग रही है, कह सकते हैं कि वो आज़ादी से पहले की है. जब भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ाया गया था, कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई थी कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, समान कानून लागू होने चाहिए. फिर उसके बाद हम आज़ाद हुए. आज़ादी के बाद भी प्रयास किया गया अलग अलग पक्षों के द्वारा,
लेकिन करते 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 आजादी के 75 बरस बीत गए, लेकिन आर्टिकल 44 में जो प्रावधान हैं उनका उपयोग नहीं किया गया। उसकी वजह क्या रही? प्रतिबिंब, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मांग है ये आजादी से पहले नहीं बल्कि आजादी से भी बहुत पहले की है। अंग्रेजों ने जब हमारे देश में कानून बनाए, सबसे पहले उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और एक लेक्स लोसाई रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द प्लेस, के ऊपर एक रिपोर्ट आई जिसमें कि कहा गया कि जितने भी हिंदुस्तान के निवासी हैं उन सबके लिए हमें एक यूनिफॉर्म कानून बनाना है। तो वो क्या था, क्रिमिनल लॉ हुआ, एविडेंस हुआ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस सब के लिए हमारे लिए सबके लिए समान कानून बन गए। लेकिन जो हमारे पर्सनल मैटर्स है ना, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, उसमें क्योंकि अंग्रेजों का तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें हमें क्या करना है कि वो जो इनके पर्सनल लॉज हैं उसी से रेगुलेट किया जाए। हालांकि देखा जाए, जब उस समय पर अगर वो हमारे कानूनों को कोडिफाई कर रहे थे, जिसके चलते देखिए 1860 में भारतीय न्याय संहिता बनी, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी, जो कि अब हमने 2023 में बनाई है। उससे पहले वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों ने बनाया, उसके बाद उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फैमिली लॉ, जहां पर जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं उनमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग कानून बना दिए। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया, लेकिन उस स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या था, अगर कोई हिंदू उसमें शादी कर रहा है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं था, लेकिन अगर किसी और धर्म का इंसान स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता तो उसे अपना रिलीजन डिनाउंस करना पड़ता। और उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे लिए अलग अलग कानून थे ना, उसमें भी हिंदुओं के लिए जो कानून थे उसमें इन्होंने और ज्यादा डिवाइसिव बना दिया। क्योंकि क्या किया, हिंदूज में भी, जैसे हमारे यहाँ तो एक वर्ण सिस्टम है ना, उसमें भी उन्होंने क्या कहा, जो ब्राह्मणों के कस्टम्स थे उसके बेसिस पर हमारे कानून बने। फिर मुसलमानों के लिए उनका अपना शरिया लागू होता था। ऐसे ही आजादी के बाद हिंदू कोड बिल तो बनाया और हिंदूज के लिए 4 अलग अलग लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स आ गए जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होते थे। मुसलमानों के लिए उनका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो था वो डिसाइड करता था। उस समय पर इंडिया में बस एक गोवा, जो कि एक पोर्चुगीज सिविल कॉलोनी थी, उनके पास वहां पर पहले से सिविल कोड था। तो आजादी के बाद भी जब गोवा इंडिया का हिस्सा बना, तब भी गोवा में वही सिविल कानून लागू हुआ। लेकिन यहां पर मैं एक और बात क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हम लोग बहुत कहते हैं कि गोवा में तो देखिए सिविल कोड पहले से ही है, लेकिन वो सिविल कोड इतना अच्छा नहीं है, वो भी बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे, देखिए गोवा एक अकेला ऐसा प्रदेश है जहां की, हालांकि हम जेंडर जस्टिस की, जैसे डॉक्टर भारती ने बात करी, तो जेंडर जस्टिस के मामले में तो वो अच्छा है क्योंकि कॉमन मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का वहां पर कॉन्सेप्ट है। ये भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को संपत्ति से डाइवेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मानेंगे, वहां पर अगर कोई हिंदू है जिसने शादी करी है, तो अगर उसकी बीवी को 25 वर्ष की आयु तक कोई संतान नहीं होती या 30 वर्ष की आयु तक उसकी बीवी को पुत्र नहीं होता, तो एक हिंदू आदमी को बाइगैमस मैरिज करने की इजाजत है। मुसलमान 2 बीवियां नहीं रख सकता है। कोई कैथोलिक क्रिश्चियन जिसकी चर्च में शादी हुई है, उसको डाइवोर्स देने का अधिकार ही नहीं है। तो कुछ एस्पेक्ट्स में तो गोवा का सिविल कोड बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी इतना प्रोग्रेसिव नहीं है क्योंकि वो तो एक पोर्चुगीज कॉलोनी था ना। अब पोर्चुगल ने हालांकि अपना सिविल कोड रिवाइज कर दिया है, लेकिन गोवा में आज भी वही पुराना कानून चल रहा है। तो देखा जाए तो अब जबकि हम वो जो अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर अपने कानून थोपे थे, इंडियन पीनल कोड, इंडियन वो एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उस सब को बदल के हमने 2023 दिसंबर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अब हमने इनैक्ट किए हैं, जो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अब समय सही है। अब हमें क्या करना है, जो उन्होंने हमारे में फूट डालने की कोशिश की थी उसको भी अब हम दूर करें और हम अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल लॉ भी इंप्लीमेंट करें। बहुत सारे कानून पिछले 10 बरस में निरस्त हुए हैं। बहुत सारे कानून जिनका जिक्र यहाँ पर डॉक्टर वागेश्वरी ने किया भी है, वो निरस्त हो गए हैं और उनमें उनको रिवाइज किया गया है और वो अब जुलाई से लागू भी होने वाले हैं। तो क्या अब समय आ गया है यूसीसी का? यंगस्टर्स बहुत सारे मौजूद हैं,
क्या कुछ कहना है, क्या समझते हैं इस पूरे विषय को? आई गेस इंडिया एक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है कंट्री, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, तो अलग अलग लॉस क्यों नहीं हो सकते? सब एक ही चीज़ क्यों फॉलो करें? हम तो यूनिफॉर्मिटी को सपोर्ट ही नहीं करते ना, वी सपोर्ट डाइवर्सिटी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक लाइक मैम वेरी राइटली सेड कि जो हमारे अभी करंट लॉज हैं दे ऑल आर डेल्ट विद द माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश. तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम बिकॉज लॉज कैन नॉट बी स्टेगनेंट. We need to have laws as per the society. So since society is being progressive in nature, we need to have laws that are aligned with society. तो दोनों विचार एक इसमें कड़ी है जो कि अपनी जगह देयर इज एन एप्रीहेंशन एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अगर हम अपने संविधान में ही देखें तो यहाँ पर बहुत गजब का एक प्रोविजंस रहे हैं, यू नो, विच इज़ आर्टिकल 25 ऑनवर्ड्स, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. तो इसको हम अगर देखें तो वी कैन ईजिली बैलेंस दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अपनी जगह ज़रूरत है उसकी हमारे समाज में, जिससे जो एक अहम दायरे हैं मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, एंड इन फैक्ट यू नो इफ़ यू लुक एट इट, हमारे कई सारे जो कानून है प्रेजेंटली वहाँ पे भी बड़े सेक्युलर प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो सभी को यू नो दे कैन अवेल ऑफ इट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. यू हैव सेक्शन 56 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहाँ पे अडॉप्शन भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन any person you know can adopt you know a child. So already जो special marriage act कई सारे और गोवा का जो civil code है, so we have many provisions from which we can pick up the best. It's like a bouquet you know of so many laws present before us. और इस वक्त एक खास समय पे जब हमने इसके लिए अग्रसर हुए हैं, so we should take this opportunity. बट जो कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनका एक यू नो एक डर है, उसको ऑफ कोर्स विद टाइम ओनली यू नो इट कैन बी करेक्टेड दैट एप्रीहेंशन, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो बहुत ही सुघड़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट किसी भी तरह का कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होगा. लेकिन क्या कोई माइनॉरिटी है इसलिए स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए क्या विशेष? क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को शिक्षण संस्थान चलाने का हक अधिकार है, जबकि बहुसंख्यकों को या हिंदुओं को नहीं है. तो यहाँ पर एक मात्र शायद विश्व में एक ऐसा देश है जो जहाँ पर अधिकारी नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से ज़्यादा अधिकार हैं. क्या ये बात मानते हैं आप? और इससे यूसीसी लागू होने के पश्चात क्या ये समानता हो जाएगी? तो ये जो प्रश्न है कि क्या उनको ज़्यादा अधिकार हैं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं लगता. इट इज़ मेनली टू डू विद द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है वो बहुत ही बैलेंस्ड है. उसको किस तरह से हम अवेल करते हैं, किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट रियली डिपेंड्स यू नो उसके यू नो जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट. हाँ, कुछ देखा गया है कि पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में एक हमें जो भी हम लेसन ले सकते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन जो प्रेजेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है इसमें एक बहुत ही इक्वल जो इक्वालिटी का जो मैसेज है दैट गोज थ्रू द यूनिफॉर्म सिविल कोड. डॉक्टर वागेश्वरी, जिस तरीके से यहाँ पर बात चल रही है और इसी का सहारा लिया गया था कि माइनॉरिटी के अधिकारों से छेड़छाड़ की जा रही है, जब 3 तलाक का प्रावधान लागू किया गया था, उसका अधिनियम पास हुआ, उसको कानून बनाया गया, तब भी यह कहा गया था. लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के साथ लगातार ज्यादती हो रही थी. देखिए, किसी भी माइनॉरिटी के सदस्य के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से. देखिए, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी पूछा भी यहाँ पर कि डाइवर्सिटी क्या वो इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं माइनॉरिटीज के राइट्स का हनन तो नहीं हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. देखिए, इंडिया एक सेक्युलर राष्ट्र है और यूसीसी से सेक्युलरिज्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म हमें क्या आजादी देता है कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं.
तो ठीक है ना, हिंदूज की, मुसलमानों की, पारसीज की, सबकी जो मैरिज की सेरेमनीज हैं, हम अपने जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, किसी के जन्म पे, किसी के मरने पे, शादी की जो सेलिब्रेशंस होती है, उस पे किसी ने कोई रोक थोड़ी लगाई है। हम तो बस एक राइट्स बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि देखो, बाइगैमी परमिसिबल नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं सबके लिए समान होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी में जैसे इस्लाम में क्या है कि महिलाओं को केवल 25% अधिकार मिलता है, तो जब पुरुष महिला सब बराबर हैं, तो वो 25% ही हकदार क्यों हैं? पूरे बराबरी के अधिकार उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर हम डाइवर्सिटी की ही बात करें, तो देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ भी तो हमारा एक यूनिफॉर्म है। हमने ये तो नहीं कहा कि अगर कोई हिंदू चोरी करेगा तो हम उसे आईपीसी के हिसाब से सजा देंगे, और कोई मुसलमान चोरी करेगा तो हम शरिया के हिसाब से उसका हाथ काट देंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं तो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। देखिए, पर्सनल लॉज जो हैं वो हमारे ही बनाए हुए हैं, और वो क्या है कि जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, वो सब आप फॉलो कीजिए। कानून बनाना लेजिस्लेटर्स का काम है, क्योंकि उन्हें समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सबके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे लेजिस्लेटर्स की है। तो हम किसी भी माइनॉरिटी की या किसी भी धर्म विशेष के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। इसमें तो हम सभी को, महिला, पुरुष, ट्रांस पीपल, बच्चे, हम सबके अधिकारों के समानता की बात कर रहे हैं। Ma'am, India being so diverse a country with so much of population, like if UCC is implemented, the country might go for a toss because people are not aware of its good merits, and they might think that their religious customs are being degraded for this UCC. So how to bring the implementation process? It might pose a great threat to the country. मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में आदिवासी लोग भी रहते हैं, एंड कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर न्याय व्यवस्था का इतना ज़्यादा पालन नहीं हो पाता है। तो मैम, अगर यूसीसी अगर फॉर्मुलेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, तो क्या मैम उनके राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या हम ट्राइबल पीपल के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और रेगुलेट कर पाएंगे? हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो अगर ऐसा है तो एक इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहाँ पे हर कल्चर, हर रिलीजन, हर कस्टम्स के लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी और इंटीग्रिटी के लिए हम एक सिविल कोड लगाना चाहें जो कि किसी के भी पर्सनल लॉस को हार्म नहीं करेगा बल्कि उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसको अप्रेजल देने के लिए या इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो ज़्यादा कंसेंसस बढ़ाएं, ताकि लोगों के अंदर जो डिसबिलीव्स हैं कि उनकी माइनॉरिटी के जो प्रिविलेजेस हैं वो हार्म होंगी या उनकी माइनॉरिटी बिलीव्स को हार्म किया जाएगा, तो उनको क्लियर करने के लिए जूरिस्ट्स जो हैं और जो इंटेलेक्ट्स हैं उनकी एक कमिटी बनती क्यों नहीं है जो लोगों को ये बता पाए कि यूसीसी के जो मेरिट्स हैं वो क्या है और जो डीमेरिट्स हैं वो उनको भी यूसीसी के थ्रू कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जो प्रपोजल है बहुत ही दुरुस्त है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। इस तरह का इंटरफेथ अगर कोई कमेटी बन पाए जिसमें जो प्रमुख जो माननीय रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उसमें अपना योगदान दे पाएँ और वेरी पॉजिटिवली दे प्रोसीड, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज़ आई थिंक कमिंग फ्रॉम a young member, it is to be applauded, right? So yeah, and जो आपने कहा ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए, सो अगर हम देखें उत्तराखंड का भी एक नया आर्टिकल 44 के तहत ही यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्टेट में आया है, तो उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया है फिलहाल, राइट? सो नाउ देयर कैन बी सो मेनी मॉडल्स, right? So we are still in the process of learning and coming up with the best what is possible. So और ये जो एक हम मन में एक हमारे हमेशा एक सवाल रहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका किसी तरह हनन ना हो। मेरा ये मानना है कि इनफैक्ट ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो कि डॉक्टर वगेश्वरी ने भी बोला कि एक अर्लियर जो एक पॉलिसी रही थी डिवाइड एंड रूल की, जो ब्रिटिश टाइम से एक इस्टेब्लिश थी, देयर विल बी अ ब्रेक, देयर विल बी अ टोटल ब्रेक टू दैट, एंड एक वो जो सिवियरेंस है, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट
to start for something new, right? लास्ट कमेंट फ्रॉम यू डॉक्टर वागेश्वरी कि क्या हम लोगों को जो है सब लोगों के को मिलाकर एक कमेटी का गठन करना चाहिए और जो है हमें विचार जो भिन्नता है उसे एक रूपता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, एक बात। और क्या अगर डाइवर्सिटी है, विविधता है देश में, तो क्या हर एक विविध रंग के लिए अलग कानून होगा? देखिए, ये हर एक रंग के लिए अलग कानून तो बिल्कुल नहीं होगा, अब तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समय बदल रहा है, लोग बहुत राइट कॉन्शियस हो गए हैं, हम सबको अपने अधिकारों का पता है। अब सिर्फ क्योंकि कोई महिला या कोई पुरुष किसी विशेष धर्म से संबंध रखता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने अधिकारों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हमारा देश बहुत ही प्रोग्रेसिव हो गया है, हर जगह एजुकेशन फैल गई है। हाँ, लेकिन जहां तक ट्राइबल्स के अधिकारों की बात है, वो अभी भी ऐसा वर्ग है जो कि सिविलाइजेशन से थोड़े परे हैं। तो वहां पर शायद हमें एक फेज्ड मैनर में कानून लगाने पड़ेंगे, और वो केवल सिविल कानून नहीं, क्रिमिनल लॉज भी जो हैं, वहां पर हमें बड़े ही केयरफुली उस तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। और दूसरी, जहां तक बात रही कमेटी के गठन की, तो जो इस हमारे जो ऑडियंस में हमारे होनहार नवयुवा ने ये जो प्रश्न पूछा है कि क्या रिलीजियस लीडर्स को भी उसमें डालना चाहिए, मैं कहती हूँ कमेटी की बात छोड़िए, अगर रिलीजियस लीडर्स ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने लग जाएंगे ना, भ्रम फैलाना बंद करेंगे, भ्रांतियां फैलाना बंद करेंगे और बताएंगे कि देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी तो हमारे फेस्टिवल्स में है, हमारे सेलिब्रेशंस में है। वो तो देखिए, हम हर धर्म के फेस्टिवल्स मनाते हैं। आप देखिए हमारे स्कूलों में, हालांकि मेजॉरिटी बच्चे हिंदू हैं, लेकिन क्रिसमस कितने अच्छे से मनाया जाता है। आप देखिए ईद पे हम लोग सब छुट्टी मनाते हैं, हमारे पड़ोस में कोई मुसलमान होता है तो हम उनके साथ उनका त्योहार मनाते हैं। तो मजा तो त्योहारों को मनाने में है ना, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने में। लेकिन अगर इस डाइवर्सिटी के नाम पे हम किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो ये एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टेट में बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिस प्रकार से उत्तराखंड ने इस बिल को पास किया है, जल्द ही प्रेसिडेंट भी इसको अपना एसेंट दे देंगे। मेरे हिसाब से इसी तरीके के कानून हमें अब एक सेंट्रल लेवल पे भी लागू कर देना चाहिए। डॉक्टर वागेश्वरी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भारती आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सेंसिटिव टीवी। नमस्कार।